नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और ये है हमारा रोज़ का इकोनॉमिक मामलों का जो बुलेटिन खर्चा पानी। खर्चा पानी में हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में बातचीत करते हैं। नया स्वरूप है, नए नए गेस्ट आ रहे हैं, नई नई बातें हो रही हैं। अब आज जैसे हम बात करेंगे कि कोल पर हमने जो बात की थी कि इंडिया में क्या बिजली कटने वाली है, बिजली घरों में कोयले का प्रोडक्शन, जो कोयले का स्टॉक है वो बड़ा कम हो गया है, तो उस पर कुछ अपडेट्स आए हैं। एलपीजी के दाम जो बढ़े हुए हैं, सरकार क्यों नहीं सुन रही है। एलपीजी के दाम बढ़ना, कोई 15 रुपये बढ़ना कोई छोटी बात नहीं है। पेट्रोल और डीजल में भी 30-35 पैसे की बढ़ोतरी हुई है, उस पर बातचीत करेंगे। इंडिया का पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने का प्लान क्या गड़बड़ा सकता है, इस पर थोड़ा बातचीत करेंगे। और आखिर में बातचीत करेंगे, मूडीज़ ने इंडिया की रैंकिंग में बदलाव कर दिया है, उसकी बड़ी चर्चा है। इस सब पर थोड़ा बातचीत करेंगे और उसके साथ हैं आज हमारे गेस्ट सिद्धार्थ ज़रावी। नमस्कार। नमस्कार सिद्धार्थ जी, कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कोल पर एक जो अपडेट था, कोल पर जो बातचीत थी उस पर एक बड़ा अपडेट आया है बीते कुछ 24 घंटों के आसपास। एक तो अपडेट यही है कि आउटपुट में बूस्ट करने के लिए सरकार ने कहा है, इंपोर्ट पर कंट्रोल लगाने के लिए कहा है। लेकिन रात को 9 बजे एक प्रेस रिलीज आई थी, क्या था उस प्रेस रिलीज में? देखिए, बेसिकली सरकार एक प्रकार से जो पावर मिनिस्ट्री है और मंत्री आर के सिंह ये कहना चाह रहे हैं कि जो वो एक शब्द चल गया ना, इंडिया फेसिंग एनर्जी क्राइसिस, तो एक वो डर का जो माहौल था और जो हमने शो पे कहा था कि समस्या होते हुए भी कोई एकदम से बहुत खतरा नहीं है, वही बात सरकार ने ये दोहरानी चाहिए और ये क्लियर करना चाहा। और एक जो उसमें डेटा पॉइंट जो बाद में रात में पता लगा, जिसकी हमने आपके साथ चर्चा भी की थी कि 3 अक्टूबर से जो कोल की सप्लाई है हमारे पावर प्लांट्स को, वो बढ़ना शुरू हो गई है। अच्छा, मुझे लगता है कि कई बारी कोई एक खबर में या चर्चा में एक पॉइंट ऐसे हेडलाइन की तरह उभर के आता है जो पूरे तथ्यों को, और खासकर ये डेटा वाला इशू है, पावर प्लांट्स हैं, कोल की सप्लाई है, तो उसको लेके थोड़ा एक मुझे लगता है कुछ समय के लिए एक भ्रम सा पैदा हुआ। उसको सरकार ने उस प्रेस रिलीज द्वारा एड्रेस करना चाहा। और दूसरी बात जो आपने कही कि कोयले को लेके ओवरऑल सिचुएशन इंप्रूव हो, अगेन ये हमने शो में दर्शकों को समझाने का प्रयास किया था कि प्राइवेट कंपनीज का क्या हुआ था। तो सरकार ने जो एक निर्णय लिया है कि जिसे कैप्टिव माइन कहा जाता है, और ये शब्द अगर आप मुझे इजाजत दे तो मैं समझाऊं कि ये क्या होता है कैप्टिव माइन। देखिए, कोई भी जो पावर प्लांट होता है उसको ईंधन चाहिए बिजली बनाने के लिए। हमने कल चर्चा की कि आधे से भी अधिक 55-57% के करीब जो पूरे भारत में जो हमारा बिजली बनती है वो कोयले पे आधारित है, जिसे थर्मल 70% के आसपास है वो नंबर लगभग। उसको आप बेसिकली 55% के आसपास इसलिए मान के चलते हैं बिकॉज हमें हर टाइम पे हर टाइप की अवेलेबिलिटी नहीं रहती है। जैसे मान लीजिए, फर्ज करिए विंड है, तो जब हवा चलेगी तभी बिजली होगी। जब बादल होंगे या सर्दी का माहौल, जब सन कम है तो वो सोलर उतना वो आता नहीं है। सो खैर, उसको इस विषय को अगर हम छोड़ें तो इसमें से जो हमें एक मेन चीज समझ के निकल के आती है कि ये जो कैप्टिव प्लांट्स हैं वो उतना ही माइन कर सकते हैं, जो भी वो खनन करें कोयले का वो अपने प्लांट में इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके। और इस पे मतलब हर बिजली घर का अपना अपना कोयला खदान नहीं, हर के पास नहीं है, जिनके पास, जिनको कोयले की खदान मिली हुई है। ओके। क्योंकि कुछ तो बिल्कुल ही इंपोर्टेड या सप्लाइड कोल पे थे जिन्होंने अपनी खदान नहीं ली। वो अलग अलग टाइप के ये पास्ट में ये डिसीजंस हुए हैं, जो अलॉटमेंट्स हुई हैं। और आपको ध्यान होगा कि मैंने कहा था कि कोयला घोटाले के चक्कर में वो बहुत सारे वो आवंटन जो थे वो कथित कोयला घोटाला, हाँ, वो कैंसिल भी हो गए थे। खैर, बहरहाल अभी क्या किया गया है कि ये कहा गया है कि 50% तक जो इसकी सप्लाई, जो खनन है, वो कोई प्लांट बाहर मार्केट में बेच सकता है। यानी कई बारी अपनी आवश्यकता से ज्यादा है तो बाहर बेच दो, इसको ऐसे सरप्लस की तरह से ट्रीट करके करे, तो उससे क्या होगा, सप्लाई इंप्रूव होगी। दूसरा, ऐसे जब कई बारी किसी भी प्रोडक्ट की, कमोडिटी की चीज की सप्लाई बढ़ जाती है तो जो एक स्केर्सिटी के कारण प्राइसेस पे इंपैक्ट आता है जी, वो स्केर्सिटी प्रीमियम खत्म हो जाता है चीजों का। तो ये सरकार ने एक स्टेप अच्छा लिया है। और इसमें एक आखिरी बात जो मैं कहना चाहूंगा, जब कई वर्ष पहले लगभग
डेढ़ दशक पहले एक मुहिम हुई थी, एक्चुअली 2006-07 में उस पर काफ़ी काम हुआ था। उसको अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट्स कहे गए थे। पहले 3, फिर 4, फिर 5, फिर संख्या में तो 7 की भी चर्चा की गई थी कि ये बहुत बड़े बड़े पावर प्रोजेक्ट लगे, 4000 मेगावाट प्लस, और इनको लेके बहुत बड़ी बड़ी कोयला खदान अलॉट की गई थी। शासन की कोयला खदान और जो शासन का प्रोजेक्ट था निजी क्षेत्र की रिलायंस पावर को दिया गया था। तो इसको लेके बाद में बहुत बड़ी बहस छिड़ी कि क्या जो कोयला है वो बाहर बेच सकती है क्या ये पावर कंपनी, जिनको भी मिला था, और उसको लेके काफ़ी पॉलिटिक्स हुई, काफ़ी थोड़ा बैक एंड फोर्थ हुआ। बहरहाल ये डेवलपमेंट जो कल हुई है ये कोयले की सप्लाई सिचुएशन को हेल्प करेगा, क्योंकि हमें याद रखना पड़ेगा इस बारी बारिश भी बहुत पड़ी, तो जो कोयला निकला हुआ था वो कई बार भीगा हुआ है, उसकी फिर अपनी समस्या होती है, ड्राइंग की प्रॉब्लम होती है, फर्नेसेस में यूज नहीं किया सकता जल्दी वो। और एक मापदंड होता है जिसके बिलो कंपनी उसको ऑफटेक नहीं करेगी, उतना ही नमी हो सकती है कोयले में, बिल्कुल वो गेहूं अनाज और उसमें भी ये अप्लाई होता है, जो भी बल्क में प्रोक्योरमेंट चीजें की जाती है। तो कोयले की नमी वाला सिद्धांत गैंग्स ऑफ वासेपुर जिन्होंने देखा होगा उन्होंने पता होगा कि पानी में भीगा हुआ कोयला। बहरहाल मगर एक बात क्लियर कि ये एनर्जी क्राइसिस, और मुझे ये बड़ा अपने दर्शक सब लोग ये बात को अप्रिशिएट करें कि सिद्धांत और मैंने इस विषय पे जानकारी देने का प्रयास किया था, और कोई प्रकार की पैनिक फैलाए या गलत जानकारी हो ऐसा हमारा प्रयास होता है कि नहीं दिया जाए। हम बहाव के साथ हेडलाइन ग्रैबिंग करने में बिलीव नहीं करते हैं, एटलीस्ट मैं ये कह सकता हूं, और इसलिए कुछ विषय तकनीकी जरूर होंगे सिद्धांत, बट तकनीकी जरूर है, विषय ही वैसा है, उसमें करें ऑब्वियसली डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं तो सारे साइड्स ओपन होते हैं। कोयले की पॉलिटिक्स जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, उसके भीतर की पॉलिटिक्स क्या है, क्या चली आ रही है, अभी भी पॉलिटिक्स तो चालू ही है पूरी हर तरह से। तो अपडेट ये है कि सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि कोयले का प्रोक्योरमेंट जारी रहे, बदस्तूर जारी रहे, ताकि बिजली घरों को इस काफ़ी खासे लोड के समय, जब लॉकडाउन के बाद मार्केट खुले, क्योंकि सारे लोग कह रहे हैं कि लॉकडाउन के बाद जो डिमांड बढ़ी है, काम हो रहा है, उससे ये डिमांड आई है। अब हम लोग बड़ी खबरों की तरफ चलते हैं। पहली खबर है एलपीजी का दाम 15 रुपए बढ़ गया है। 1-2 रुपए कुछ पैसे नहीं सिद्धार्थ जी, 15 रुपए बढ़ गया है। और नॉन सब्सिडाइज सिलेंडर अगर दिल्ली की बात करें 900 रुपए का, लगभग 899। हाँ वही 900 ही है, 900 ही है। देखिए ये तो अगेन इस शो पे चर्चा हुई थी जब वो करीब 60-62% जो नेचुरल गैस का जो उसका फीड स्टॉक है, जो उसका मेन पदार्थ है जिसके बेसिस पे बनता है, तो ये एंटिसिपेटेड था, एक्सपेक्टेड था। 900 का मैं ये कहूँगा कहीं 1000 ना हो जावे जो नॉन सब्सिडाइज सिलेंडर है, और ये हकीकत है। और इस हकीकत से देश के नागरिक बहुत सालों से जूझ रहे हैं, क्योंकि सप्लाई कम है। जिस मात्रा में गैस अनुमानित किया गया था 30-40 वर्ष पहले इंडिया की कोस्ट लाइन पे मिलेगा, जिसकी प्रोडक्शन की जाएगी, जिसको घरों में पहुंचाया जाएगा, उतनी मात्रा में आ नहीं पाया। जब गैस को मंगाया जाता है, आपने शायद सिद्धांत अगर वो विजुअली कोई इसको रिकॉल कर पाए, देख पाए, तो एक बड़ी स्ट्रेंज सी लुकिंग एक शिप होती है, वो शिप होती है और उसमें एक लगता है कि आधी कटी हुई गेंद ऊपर से स्टील की उस पर थोपी हुई है, बहुत बड़े। इनको लिक्विफाइड गैस जो होता है, जिस गैस को बड़े कंप्रेस किया जाता है और गैस का लिक्विड बन जाता है, उसको स्टोर करके लाया जाता है कतार से। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास काफ़ी LNG सप्लाई होता है और भी कुछ है, और फिर उसको तट पे आते ही उसकी सप्लाई होती है, प्लांट लगता है जहां पे लिक्विड से वापस उसको गैस बनाया जाता है, रिकन्वर्शन किया जाता है। तो ये आसान नहीं है। गैस को आप समझिए कि कितना वॉल्यूम है जिसको ट्रांसपोर्ट करना है, तो इट इज़ अ एक्सपेंसिव प्रोसेस। और इसके लिए ये माना जाता था कि बहुत सारे गैस जो है KG D6 का हमारे दर्शकों ने बहुत बारी सुना होगा, उसको लेके भी बहुत ज़बरदस्त कॉरपोरेट वॉर भी हुई थी, पॉलिसी वॉर भी हुई थी UPA के कार्यकाल में, तो वो अलग एक विषय है। पर वो अगर गैस बहुत बड़ी मात्रा में और कंपनीज द्वारा आता, निजी और सरकारी क्षेत्र की, ये सरकार बनाम प्राइवेट सेक्टर का नहीं है, ये है कि ओवरऑल एज अ कंट्री हमने उतना गैस का हम उसको निकाल नहीं पाए हैं धरती माँ से जो इस्तेमाल किया जाए, और बहुत मात्रा में अवेलेबल है ऐसा सर्वेज बताती हैं। बट अभी तक उस मात्रा में जहां तक होना चाहिए था
वो हो नहीं पाया है। संभवतः आने वाले वर्षों में होगा। जब तक ये होगा तब तक हमारे पास गैस की प्राइसिंग की एक समस्या जरूर रहेगी, क्योंकि स्केर्सिटी है और डिमांड भी सिग्निफिकेंट है। आप मानते हैं सिद्धार्थ कि अब हम लोग एक न्यू नॉर्मल में आ चुके हैं, पेट्रोल 100 रुपए से नीचे जाएगा नहीं? अब मेरा मानना है कि अब नहीं जाएगा, आपको लगता है? देखिए, आपने बहुत अच्छा विषय छेड़ा। पेट्रोल को लेके जब हम सरकार में लोगों से बात करते हैं तो वो कहते हैं जी पहले कि क्रूड ऑयल महंगा था। अब हमने पैंडेमिक के समय देखा, जब कोविड पीक पे था 2020 में, तो आपको ध्यान होगा कि क्रूड ऑयल कहाँ पे आके गिरा। एकदम गिरा हुआ था, तब भी हम खरीद रहे थे महंगा तेल। हुआ क्या कि कस्टमर को तो उसी रेट पे मिला, क्योंकि 1 लीटर के प्राइस में 55, 57, 58, 60 भी, डिपेंडिंग किस स्टेट में आप रहते हैं, इतने बड़े हमारे देश में, वहां लोकल टैक्सेस हैं, सेंट्रल टैक्सेस हैं। तो टैक्सेस तो कम नहीं किए सरकारों ने, ना केंद्र ने किए ना राज्यों ने किए। और जो क्रूड ऑयल का दाम था वो घटा, बट उसका पास थ्रू बेनिफिट कंपनीज ने हमें नहीं दिया, क्योंकि कंपनीज अपने बैलेंस शीट को देखते हैं जी। तो कुल मिला के आपका सवाल बड़ा अच्छा है। मैं इसको जवाब ऐसे दे रहा हूं कि फ्यूचर तो किसने देखा? कोई एस्ट्रोलॉजर होंगे, महात्मा बड़े होंगे जिन्होंने देखा हुआ है, दार्शनिक होंगे। लेकिन हमें इतना पता है कि जब पिछली बारी क्रूड ऑयल सस्ता हुआ, एक आपदा हमें आना ही हुआ। हाँ, तो 100 का पत्ता कहीं 200 ना हो जाए, इसी पे हम सोच सकते हैं कि कहीं भैया ऐसे ना हो जाए कि 200 रुपए। इसमें एक और चीज देखनी पड़ेगी, जो मनी वैल्यू भी होता है, वो भी एक इंडेक्सेशन है। अगेन टेक्निकल इशू है कि आज के 100 रुपए की परचेजिंग पावर 10 साल पहले उसी 100 रुपए से क्या खरीद सकते थे, थोड़ा सा हमें उसको भी देखना चाहिए। देखिए, आप में से कुछ लोग जाके बाद में कहेंगे कि सरकार की भाषा बोल रहा है, कतई नहीं। ये इकोनॉमिक फैक्ट है कि 100 रुपया, आप अपने बाप दादा से पूछ लीजिए कि 100 रुपये उनके जमाने में क्या दिलाता था। और आपको हमें याद है स्कूल के लिए 1 रुपया, 98, 10 रुपया, 15, 20 रुपया बहुत बड़ी आइटम मानी जाती थी। आज 10 रुपये में क्या करिएगा? आज 20 रुपये में क्या करिएगा? तो इसको एक उस चीज से भी जोड़ना चाहिए। देखिए, सैलरीज बढ़ती हैं सिद्धांत, अगेन, और हम खुश होते हैं, बढ़नी चाहिए, सबकी बढ़नी चाहिए। मैं तो कहता हूं जो डेली वेज लेबरर है उसकी भी बढ़े और बढ़े। मैं मानता हूं कि हमारे देश में कई केसेस में लेबर रेट्स कम हैं, जितना कठिन काम है उसकी बनिस्बत कम है। पर अगर इनकम्स बढ़ रही हैं तो प्राइसेस भी बढ़ेंगे। और आपको जो 100 रुपया मिल रहा था पहले, अगर उस 100 का 1000 हो गया है, तो जो कंपनी बेच रही है किसी भी माल को, उसकी सोच, वेदर इट इज राइट और रॉन्ग, मैं ये इसकी जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा हूं उनके बिहाफ पे। प्लीज अंडरस्टैंड, अगर हम सरलता से, इकोनॉमिक्स आफ्टर ऑल बहुत बड़ा इकोनॉमिक्स का एक अंश होता है जिसे कंज्यूमर रिलेटेड है, जो लोगों के परचेजिंग, सेलिंग, उनके कंजम्पशन पैटर्न से रिलेटेड आधारित है। कोई बहुत परफेक्ट 2+2 इज ऑलवेज 4 ऐसा नहीं होता है। कंज्यूमर बिहेवियर बहुत बड़ा एक एस्पेक्ट है। तो हमें इस एनर्जी प्राइसेस को ध्यान में यह भी रखना चाहिए। आखिर की बात, जिन इकोनॉमीज में एनर्जी प्राइसेस कम हैं, साधारणतया उन कम प्राइसेस के कारण कुछ सेक्टर्स में बहुत बड़ी एक उछाल आती है। एक मिसाल दूंगा और इस विषय को यहीं समाप्त करूंगा। अमेरिका में जो गैसोलीन, वहां शब्द गैसोलीन इस्तेमाल होता है, उसको लेके गाना भी बड़ा पॉपुलर बना है। तो वो गैसोलीन के गैसोलीना वाला गाना बहुत कम थे, तो उसके कारण वहां की ऑटो इंडस्ट्री में जबरदस्त बूम आया, और उसके कारण पब्लिक ट्रांसपोर्ट वहां पे उतना बढ़ा नहीं। देखिए, एक सच्चाई है अमेरिका की, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कई बार हम तो दिल्ली में कहते हैं हाय तौबा मच जाती है, मुंबई में हाय तौबा मच जाती है, वहां जो है लोकल ट्रेन खचाखच भरी रहती है, सच बात है। पर अगर आप जाएं तो आपको अमेरिका जैसे विशाल देश में पब्लिक ट्रांसपोर्ट कई जगह पे तो बिल्कुल नदारद रहता है। जैसे वो गांव देहात में बचपन में हम देखते थे कि सुबह की एक बस है 9 की, फिर 11 की, और अगली फिर 5 और 7 की, तो वैसा ही हाल है। तो वहां प्राइवेट ट्रांसपोर्ट का रेवोल्यूशन इसलिए हुआ बिकॉज गैसोलीन वॉज चीप। अब वहां पे एक दूसरी रेवोल्यूशन चल रही है, वो है टेस्ला और बाकी इलेक्ट्रिक कंपनी। टेस्ला एक मोस्ट वेल नोन ब्रांड है। इलेक्ट्रिक इंजन इज कमिंग बैक, जो इंटरनल कंबस्टन इंजन, फ्यूल बेस्ड इंजन को पीछे कर रहा है, और अमेरिका अपनी डिपेंडेंस कम करना चाह रहा है। तो पर ये चेंजेस सिद्धांत
डू नॉट हैपन इन फ्यू ईयर्स। ये मल्टी डेकेडल चेंजेस है, यानी 20-30 कई बारी तो पूरा जीवन ही ऐसी चेंजेस देखने में निकल जाता है। लेकिन मेरा यहाँ पे आखिरी सवाल है इस पूरे मुद्दे पे, छोटा कंफ्यूजन है कि आपने रुपए की भी बात की सिद्धार्थ, और एक डॉलर टू रुपी का जो वैल्यू है वो भी एक बड़ा फैक्टर है इसमें, इस पेट्रोल केमिकल प्राइसेस को रेगुलेट करने में। अगले साल 2022 में इंडिया का जो बॉन्ड मार्केट है वो ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स का हिस्सा होने जा रहा है। उसके बाद प्राइस, जो रुपी का प्राइस है वो स्टेबलाइज होने के चांस है, हो सकता है रुपया थोड़ा और मजबूत हो। उसके बाद हम 2022 में क्या एंटीसिपेट कर सकते हैं कि नहीं, मार्जिनल इम्पैक्ट पड़ेगा, मार्जिनल फर्क पड़ेगी, मार्जिनल फर्क पड़ेगी। जो आपने पहले मुद्दा उठाया वो बहुत अच्छा है। $1, दर्शक हमारे इस बात को ध्यान दें इस पे, $1 अगर 60 रुपए का है तो तेल इंपोर्ट करने वाली जो हमारी कंपनीज हैं उनको अगर मान लीजिए 1000 लीटर इंपोर्ट करना पड़ रहा है क्रूड ऑयल का, जिससे पेट्रोल डीजल सब चीजें अलग अलग बनती हैं, और वही डॉलर अगर 75 का पड़े, बेचने वाला देखो डॉलर में प्राइस रख रहा है, वो कह रहा है मुझे नहीं मतलब तुम्हें रुपए को कन्वर्ट करके तुम्हारे यहाँ जो भी दाम हाँ वो मेरा नहीं, मेरे को तो डॉलर चाहिए एकदम अमेरिकन, चाहे वो कहीं भी। और इसमें भी एक और बात है, देखिए सब अरब के कंट्रीज हैं, बहुत अरब कंट्रीज में अमेरिका विरोध और ये सब बहुत चलता है, बट भाई साहब सबसे बड़ा उनके लिए जो है ना, सबसे बड़ा रुपया वो डॉलर है। अपनी करेंसी से ज्यादा डॉलर। आपने अफगानिस्तान में भी देखा जब अभी इतनी समस्या हुई, और वहां क्या सबसे शॉर्टेज में हो गया, डॉलर गायब हो गया भाई साहब बाजार से, क्योंकि जो जा रहे थे उनको पता था बाहर अफगानी करेंसी को कौन छुएगा। हाँ, वहां पे उनको पता था कि आगे इसी से काम पाकिस्तान में भी, और ये ड्रग ट्रेड में भी, और ये जो गोरख धंधे हैं, टेरर, नारकोटिक्स, इस सब में डॉलर चलता है। तो हमारे ये बड़ा मजेदार है कि आपके गाड़ी के तेल से लेकर और नारकोटिक्स ब्यूरो में रखे हुए ड्रग्स तक सब जगह डॉलर चल रहा है। सब डॉलर का खेल है। तेल के खेल के पीछे डॉलर का भी खेल है, जो सिद्धांत कह रहे थे। मैंने उनकी बात को थोड़ा नॉन टेक्निकल तरीके में समझाने का प्रयास किया आपको। ठीक है, तो अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक एक आर्टिकल है, जिस आर्टिकल पे थोड़ी सी मैंने सोशल मीडिया पर मैंने देखा कि थोड़ा बज़ है, कि मैंने देखा कि इसको भी सिद्धार्थ जी से पूछा जाएगा। इथेनॉल ब्लेंड का प्लान है सिद्धार्थ जी ने कि पेट्रोल में 20% इथेनॉल 2025 तक मिलाया जाएगा। कहाँ से इथेनॉल आएगा? राइस, कॉर्न, शुगर, इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल जिसको हम कहते हैं। अब ब्लूमबर्ग का आर्टिकल है, कई जगह कैरी ऑन भी हुआ है, दूसरी जगह पब्लिकेशंस में भी। सोचना है कि ये इंडिया की फूड सिक्योरिटी को अंडरमाइन करेगा। इस पे एक और चीज़ कह दूं मैं यहाँ पे, मेरा सवाल बस ये है कि फूड ग्रेन को एनर्जी कन्वर्जन में वो सही नहीं मान रहे हैं, और तीसरी चीज़ क्यों? तो चलिए इसको 3 भाग में बांटते हैं, और इसकी हेडलाइन में बता दूं, वही खबर है, एनर्जी क्राइसिस, अब फूड क्राइसिस। तो कई बार क्या होता है कि जो एनजीओ क्षेत्र में लोग होते हैं, जो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते हैं, इनका काम है, इनका दायित्व है, और इनकी आवश्यकता भी है कि ये कई बारी चीज़ों पे अटेंशन फोकस करवाने के लिए, इतने बड़े सिस्टम में, बड़ी सरकार में इतने लोग हैं, मीडिया में भी कोई ध्यान ही नहीं देता है ना, जब तक कोई बड़ी घटना ना हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ती। दुनिया कीवर्ड्स के हिसाब से चल रही है ना, तो वो ये भी एक वो टाइप का कीवर्ड है। अब मामला क्या है, देखिए एथेनॉल हमारे फ्यूल्स में उसको कहते हैं स्पाइकिंग, यानी ब्लेंड करना, उसमें मिलावट करना जी। तो वो ब्लेंड करने के लिए लगातार नियम बनाए जा रहे हैं, और हम काफ़ी उसमें अच्छा प्रयास कर रहे हैं। अब ये एथेनॉल कहाँ से बनता है? एक थ्योरी पहले थी कि ये वेस्ट से बने, यानी वेस्ट यानी बगास, हमने सुना होगा। फिर जो सारा जो जब हम बगास मतलब जो चीनी मिलों से आने वाला वो खुज्जा जो होता है, और जिसको हस्क कहते हैं, जो राइस से, गेहूं से, अनाज से हम निकाल के जो वो, अब वो गाय भैंस को चारा दे कि उसको इसमें प्रोसेस करें। और भी टाइप्स की कई चीज़ें हैं जिनसे एथेनॉल बेसिकली एक बाई प्रोडक्ट है फर्मेंटेशन का, एक प्रोसेस का, तो उससे करें। अब जो ये फूड और राइस की बात की जा रही है, इसके पीछे मंशा क्या है? देखिए, अगर एक तरफ हम ये डेटा देखें, और मैं कोई भी एनजीओ और इनकी जब बात तो दलील होती है, इसको बड़े ध्यान से पर्सनली बिलीव करता हूँ, सुनना चाहिए, समझना चाहिए। हाँ, क्योंकि उनका दायित्व है, उनका काम है। आपने देखा होगा कई बार वो ग्लोबली कुछ एनवायरनमेंट को लेके कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो बड़े शॉकिंग इंसिडेंट्स कर देते हैं गली चौराहे में, बड़े शहरों के बिल्कुल एकदम दिखाने के लिए, कि जैसे
जो एंटी मीट मूवमेंट है वेस्ट में, वो कई बारी दिखाती है कि कैसी बर्बरता से मारा जाता है और कितना खून होता है। तो वो दे डू दीज आई कैचिंग थिंग्स। ठीक है, लेट्स कम टू द पॉइंट। हाँ, सो लेट्स कम टू दिस इशू कि ये है क्या, हमारे पास कितनी वेस्टेज है सिद्धांत ऑफ फूड ग्रेन्स। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के गोदामों में कितनी वेस्टेज होती है, क्योंकि हर साल हम फार्मर से प्रोक्योर करते रहते हैं, नहीं करिए तो बवाल मचेगा। बट क्या डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन और स्टोरेज फैसिलिटीज उतने उस लेवल की हैं सिद्धांत? नहीं है। शुगर केन में हम खूब चीनी बना रहे हैं, बट आप जानते हो कि कई बारी जब ग्लट होता है शुगर केन का, तो जो किसान है उसका गन्ना खरीदने के लिए कोई नहीं होता। मैंने खुद देखा है फैक्ट्रीज के बाहर 7 दिन पहले ट्रैक्टर ट्रॉली लगती है कि हमारी बारी कब आएगी। जी जी। तो ये एक फार्मर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है, और मैं इसमें मानता हूं कि ये फार्मर को पहले इससे ऑप्शन मिलेगी। और ऑब्वियसली फार्मर कहां बेचेगा? पहले जहां उसको दाम मिले। दूसरी तरफ हमारा एक सिस्टम है कि हम प्रोक्योर करते हैं सर्टेन प्राइसेस पे, तो फार्मर को भी सर्टेनिटी मिलती है। तो मेरा मानना है कि अगेन इसमें कोई पैनिक या क्राइसिस वाली ऐसी सिचुएशन नहीं है। इट इज वन पॉइंट ऑफ व्यू। जब ये बढ़ेगा और उस मात्रा में हमारी कंट्री में फूड ग्रेन प्रोडक्शन भी लगातार बढ़ता गया है। ये आप समझ लीजिए कि ग्रीन रेवोल्यूशन, मिल्क रेवोल्यूशन के बाद हमारे देश में कमी नहीं है। पहले कमी थी, दूध की कमी थी, गेहूं की कमी थी, चावल की कमी थी, वो लगातार अब खत्म हो गया वो अरसा। अब तो स्टोरेज की कमी है। सो ये डाइवर्सिफिकेशन है, इससे फायदा होगा, इससे कोई नुकसान नहीं होगा। और गॉड फॉरबिड कभी अगर कोई क्रॉप फेल हो तो हमारे पास काफी स्टोरेज है। आप देखिए हमारे फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम के द्वारा कंजम्पशन बढ़ रही है। मेरे को उस टाइम भी ध्यान था कि कुछ लोग जो इसका विरोध कर रहे थे वो ये कह रहे थे कि फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम का रिस्क ये है कि हमारे पास उतना फूड स्टॉक ही नहीं होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं। ये तो एक अलग ही बात है, मतलब विरोध करने और समर्थन करने वाली राजनीति अलग है। सरकार के साथ ये भी समस्याएं हैं कि सरकार को बहुत ज़्यादा पारदर्शी होना चाहिए, बहुत ज़्यादा मुखर होकर अपनी प्रोसेसिंग और अपने कामों के बारे में बताना चाहिए। क्योंकि इस आर्टिकल को जब भी मैंने आज सुबह घूमते हुए देखा, जैसे मैंने इस टॉपिक को इंट्रोड्यूस करते हुए बताया था, कि लोग बता रहे थे कि मतलब इज दिस रियली हैपनिंग। मतलब लोगों को पता ही नहीं कि इथेनॉल प्रोडक्शन जो है उसको लेकर, मतलब जो भ्रांति आपने दूर की कि हम वेस्ट प्रोडक्ट से बनाएंगे या एक्स्ट्रा फूड ग्रेन से जो एक्सेसिव प्रोडक्शन होगा हम उससे बनाएंगे। शुगर केन क्लासिक एग्जांपल है। आप गन्ना किसान से पूछ लीजिए, उसकी राय ज्यादा मेरी राय से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन यही चीज क्या मेरा यही सवाल है, आपने एनजीओ पे जो बात की, ठीक है, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, डेटा दे रहे हैं। मैं मानवाधिकार संगठनों को, आप भी जैसे आप बता रहे हैं, एनजीओ मानवाधिकार संगठन, उनका काम काफ़ी ज़हीनियत से और काफ़ी ज़्यादा बारीकी से देखने वाला होता है। कई बार बहुत अच्छी रिपोर्ट्स और बहुत अच्छे काम निकल के सामने आते हैं, बहुत ज़रूरी किस्म के। सरकार को भी इतनी ही पारदर्शिता से जितनी साफगोई से सिद्धार्थ बता रहे हैं कि शुगर केन जो नहीं बिकता है तो उसका क्या होगा, इथेनॉल प्रोड्यूस किया जाए, तो उस तरीके से सरकार को भी सामने आना पड़ेगा। आखिरी खबर, मूडीज़ की रैंकिंग, इंडिया की रैंकिंग नेगेटिव से स्टेबल कर दी गई 2 साल बाद। आपकी पहली प्रतिक्रिया? और इसमें पहली एक खबर जोड़ दें दर्शकों के लिए। एकदम, हाँ, आपके पास एक ताजा अपडेट है। 24 घंटे पहले ये सरकार की, यानी जिसे कंट्री रेटिंग कहा जाता है, सॉवरेन रेटिंग कहा जाता है, वो की गई। और अब 9 बैंकों की भी रेटिंग बढ़ाई गई है। ये दोनों को हमने जोड़ के देखना चाहिए। बट पहले देश 9 बैंक इंडियन बैंक्स हैं? हाँ, सारे 9 इंडियन बैंक्स, 9 के 9 इंडियन बैंक्स हैं। नाम भी मैं आपको जानकारी दे सकता हूँ। पर पहले कंट्री की रेटिंग, देश के साथ क्या हुआ, देखिए मूडीज़ क्या है। मूडीज़ एक ऐसी संस्था है, कुछ और भी हैं, बट मूडीज़ सबसे मोस्ट वेल नोन जिसे हम कहेंगे दुनिया भर में ऐसी संस्था है जो दुनिया में जो निवेशक हैं, और क्योंकि वो पैसा पूरे अलग अलग कंट्रीज़ में लगाते हैं, जो सरकारें बोरोइंग करती हैं उनमें पैसा लगाते हैं, तो उनको रेटिंग्स चाहिए होती हैं कि भैया बताओ इस देश की वित्तीय हालत क्या है, वहां पे इन्वेस्ट कैसे किया जाए, एज अ कंट्री इसका बैलेंस शीट क्या है। जैसे शादी ब्याह से पहले ठोक पीट लेते हैं ना, लड़का क्या कमाता है, अरेंज मैरिज का पुराना सिद्धांत होता उसका था, खर्चा पानी कहां से आता है, ठीक है। ये सब जो उस प्रकार से ये मैंने एक एग्जांपल देनी चाहिए, तो इसी प्रकार से जो इन्वेस्टर होते हैं वो बड़ा ध्यान देते हैं इस रेटिंग पे, और इसके बेसिस पे बड़े बड़े जो फंड हैं उनकी एलोकेशन होती है, कंट्री रीजन स्पेसिफिक एलोकेशन,
यानी वो कहते हैं कि अगले वर्ष में हम एशिया के जो ग्रोइंग कंट्रीज हैं और उसमें से हाईएस्ट ग्रोइंग इंडिया माना जाता रहा है, इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज का शब्द आपने सुना होगा, तो उसमें पैसा लगाते हैं। अब मूडीज ने जो ये किया कि उन्होंने कहा कि अब जो इंडिया की रेटिंग है वो स्टेबल है, यानी कोविड के कारण जो भारत सरकार के खुद के रेवेन्यूज पे बहुत बड़ी मार पड़ी थी। आपको ध्यान होगा जब कोविड के बाद सारा उद्योग सब कुछ कंट्री केम टू अ स्टैंड स्टिल, तो रेवेन्यू भी नहीं आया, जीएसटी खत्म हो गया जी, डायरेक्ट टैक्सेस में लोगों की कमाई पे असर पड़ा, टोल बंद हो गए, सब कुछ बंद हो गया जी। तो उस बैलेंस शीट पे असर पड़ा। अब मूडीज ये कह रहा है कि स्थिति सुधरी है और जो सरकार ने स्टेप्स लिए हैं उनसे उनको ये कॉन्फिडेंस आ रही है कि एक स्टेबिलिटी का वातावरण बन पाया है। दूसरी तरफ उन्होंने ये जो 9 बैंक्स की मैं बात कर रहा था, क्योंकि खबर अभी आई है तो मैं एक बारी इनमें से जरूर नाम बताना चाहूँगा अपने दर्शकों को कि जो ये सारे नाम आए हैं, ये 9 बैंक जो हैं, ये एक्सिस बैंक है निजी क्षेत्र का, अच्छा, बैंक ऑफ बड़ौदा सरकारी बैंक है, कैनरा बैंक सरकारी है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया एक्जिम इंडिया ये डेडिकेटेड है एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेड के लिए, एचडीएफसी सबसे वैल्यूबल है, आईसीआईसीआई, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, और इनको स्टेबल कर दिया गया है। अब क्यों किया गया बैंक्स को? जब सवरिन जो है, और सबसे बड़ा इस देश में बैलेंस शीट भारत सरकार का है, किसी निजी उद्योगपति का नहीं है, भारत सरकार का बैलेंस शीट हर साल वित्त मंत्री बजट के टाइम पे हमें बताते हैं कि जमा खाता क्या है, कितना डेफिसिट है, कितनी बोरोइंग है, कितना रेवेन्यू है। और अब ये जो बैंक्स का है, क्योंकि बैंक्स को भी स्ट्रेस पड़ता है, जब आमदनी खत्म हो गई, कारखाना खत्म हो गया, उद्योग बंद हो गया, तो बैंक ने जो लोन दिया है वो भी उसका बैड डेट बनने का खतरा हो जाता है। तो ये स्टेप 1 एंड स्टेप 2 एक्सरसाइज है। ओवरऑल जो इकोनॉमी में संकेत आ रहे हैं कुछ समय से सिद्धांत, कि जो कोविड की मार थी, अब उस मार से हम निकल रहे हैं, और सारे देवी देवता प्रभु सबसे ये प्रार्थना रहेगी सब भगवानों से कि यार ये फिर से तीसरी वेव ना हो, नहीं तो ऑब्वियसली मतलब ये तो कोई भी नहीं चाह रहा है। मूडीज की रैंकिंग वाले में एक हिसाब किताब बड़ा इंटरेस्टिंग है। पिछले हफ्ते ही वित्त मंत्रालय ने मूडीज से मुलाकात की थी। कहा था कि साहब अच्छा ये एक फॉर्मल मीटिंग होती है, कोई सेटिंग के लिए मीटिंग नहीं, लेकिन ये पहले से हो गया था, सेटिंग के लिए मीटिंग नहीं थी, लेकिन कहा था कि इसके लिए हमारी रेटिंग थोड़ी ठीक कीजिए साहब। हाँ बिल्कुल, जो BA3 से BA2 पे लाके गिरा दिए, मतलब ये तो दबाव रहा है लगातार। और मैं आपको बताऊंगा, मतलब जंक होने वाली थी इंडिया की रेटिंग। कई साल पहले तो ये तो बड़ा बवाल मचा था, और चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर उस समय के जो थे, और वित्त मंत्रालय पूरा बाजाबता नाराज हुआ कि आपने जी हमारी रेटिंग पे कुछ चीजों पे इग्नोर किया हमें। फिच ने अभी भी चेंज नहीं की है रेटिंग। वही मैंने कहा ना कि ये 2-3 बड़ी संस्थाएं हैं जो इन चीजों को देखते हैं, और हर किसी का एक मैट्रिक्स होता है। ऐसा नहीं है कि मन करे वहां किसी ऑब्वियसली, मतलब पूरा एक 1 to 10 15 बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो मीट हो, तो ऐसे वही है जैसे हमारे आंसर शीट्स में नंबर मिलते हैं, मतलब जितना सही जितना गलत। मेरे ख्याल से सोशल पॉलिटिकल सिचुएशन तमाम चीजों को फैक्टर इन करते होंगे वो इस तरह की रैंकिंग को देने पहले। मैं एक डॉक्यूमेंट पढ़ रहा था, मुझे मोटा मोटी यही मुझे आइडिया लगा कि वो तमाम फैक्टर्स को, नॉट जस्ट इकोनॉमी, नॉट जस्ट बैंकिंग, नॉट जस्ट लोन, सबसे ज्यादा वेटेज ऑब्वियसली होती है गवर्नमेंट की रेवेन्यू पोजीशन और स्पेंडिंग पे। दैट इज द बल्क ऑफ द वेटेज, जिसे एक्सचेकर कहा जाता है, जो सवरिन का है, उस पे सबसे ज्यादा वेटेज होती है। और ऑब्वियसली कितना बोरोइंग है, करेंसी कितनी स्टेबल है, क्या करेंसी सडनली 10 रुपया ऊपर नीचे बनिस्बत डॉलर हो रही है, क्रिप्टो की तरह ऊपर। एग्जैक्टली, बहुत अच्छा पॉइंट है। ये बहुत सारी चीजें देखी जाती है। तो ये रहा आज का खर्चा पानी। तमाम आग्रहों मिन्नतों के पहले कुछ बातें जरूरी हैं, जैसे गैस का दाम इतना नहीं होना चाहिए कि गरीब के घर में खाना ना बन सके, पेट्रोल और डीजल का दाम इतना नहीं होना चाहिए कि कोई एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार का आदमी पेट्रोल भरवाना बंद कर दे, डीजल से चलने वाली गाड़ियां खड़ी हो जाएं। सरकारों को इधर देखना होगा, उससे पीछा नहीं छुड़ाया जा सकता, ये भी तय है। और जो लोग हैं तमाम फलकों पे हमारे देश में और दुनिया भर में काम कर रहे हैं, मानवाधिकार संगठनों के लोग, NGO के लोग, उनका काम बारीकी से देखने की, उनकी बातों को सुनने की और उस पर हो रहे डेवलपमेंट्स को भी देखने की ज़रूरत है।
हम भी देखते रहेंगे, आप भी देखते रहिए, और आप ये भी बताइए कि एपिसोड कैसा लगा आपको। कमेंट सेक्शन में सवाल भी पूछिएगा। गुड नाइट।